नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लेंथ एल। लेंथ एल जो है वो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ एल। कंसीडर हमारे पास दो सेम कंडक्टर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ स्लैब्स, ईच ऑफ लेंथ एल, दोनों की लेंथ एल है और एरिया क्या है ए। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे अक्रॉस आइदर स्लैब, करंट फ्लो होगा थ्रू इट। द रेजिस्टेंस क्या होगा, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई, दैट इज़ ये तो ओम्स लॉ हमने लगाया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कह रहा है कि हमारे पास दो स्लैब्स हैं, दोनों की लेंथ एल है और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, आर इक्वल्स टू वी अपॉन आई। अगर हमने दो स्लैब्स एक दूसरे के ऊपर रख दे, ये स्लैब इसके ऊपर मैं अगर रख दूँ तो टोटल लेंथ तो एल हो जाएगी, लेकिन इसकी तो ये हमारे पास लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो एल हो जाएगा और हमारे पास करंट क्या फ़्लो होगा, क्योंकि टोटल करंट आई फ्लो हो रहा है तो हाफ करंट ऊपर की तरफ फ्लो होगा, हाफ करंट नीचे की तरफ फ्लो होगा। देखो हमने क्या किया, एक स्लैब को दूसरे स्लैब के ऊपर रख दिया, लेंथ ऑफ द कंडक्टर तो सेम रहेगी एल, लेकिन जो करंट आई फ्लो हो रहा है दो स्लैब ऊपर रखने की वजह से हाफ करंट नीचे वाली स्लैब में जाएगा और हाफ करंट ऊपर वाली स्लैब में जाएगा, तो करंट जो होगा वो हाफ हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 V/I। वी अपॉन आई क्या होता है, आर होता है। तो अगर हम दो स्लैब्स ऊपर रख देते हैं तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डबल होगा। जो रेजिस्टेंस अगर स्लैब अगर इस तरह से रखते हैं तो वो 2 × R हो जाएगा। और ये हम पहले ही कर चुके हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर होता है। अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ होगा ड्यू टू इंक्रीज इन लेंथ, ठीक है, तो अगर लेंथ ऑफ द कंडक्टर आप इंक्रीज़ कर देते हो, अगर किसी वायर की लेंथ पहले 5 मीटर थी आपने 10 मीटर कर दी, तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। तो अब एरिया ऑफ द कंडक्टर का रेजिस्टेंस से क्या इफ़ेक्ट है, तो रेजिस्टेंस जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। ओके, तो रेजिस्टेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है। इसमें आपने सिर्फ यही पढ़ना है कि जो रेजिस्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। अगर आप किसी कंडक्टर का एरिया बढ़ा देते हो, इंक्रीज़ कर देते हो, मतलब उसका डायमीटर इंक्रीज़ कर देते हो, तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा। अगर आप एरिया कम कर देते हो तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस जो है वो एक तो लेंथ ऑफ द कंडक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जब आप ये डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिमूव करोगे तो कांस्टेंट टर्म रेजिस्टिविटी लग जाएगी। इसको हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। अगर हम लेंथ की वैल्यू 1 मीटर ले लें या एरिया की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर ले लें, ठीक है, तो रेजिस्टेंस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ। यूनिट लेंथ मतलब लेंथ की वैल्यू 1 मीटर, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया क्या हो गया, 1 मीटर स्क्वायर हो गया। इट इज़ डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब ऑफ मटेरियल ऑफ द गिवन कंडक्टर। तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। अब अगर मैंने यहाँ से रेजिस्टिविटी के यूनिट्स निकालने हैं तो आर को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ए के साथ और एल जो है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। आर जो है, आर के यूनिट क्या होते हैं, ओम होते हैं। एरिया ऑफ कंडक्टर मीटर स्क्वायर, लेंथ जो होता है वो मीटर में होता है। इसकी मैं कटिंग कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओम मीटर आ जाएगा। तो डायमेंशंस हम कैसे लेंगे, आर के यूनिट्स क्या होते हैं, V/I। वी क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, वर्क डन अपॉन चार्ज हो जाएगा, डिवाइडेड बाय आपके पास करंट आ जाएगा। फिर उसके बाद आप रेजिस्टेंस जो है, हम पहले ही रेजिस्टेंस का टॉपिक कर चुके हैं, वहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला अभी कैलकुलेट भी किया हुआ है, आप लास्ट लेक्चर में चेक भी कर सकते हो। इसको आप डायरेक्ट भी लिख देना है, ये अगर आपको याद है, नहीं तो आप सॉल्व करके लिख सकते हो। एरिया तो एल स्क्वायर हो जाएगा और लेंथ का हम एल ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टिविटी के डायमेंशंस आ जाएंगे M1 L3 T-3 A-2। ओके, अब कौन सा फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी, आर क्या होता है, V/I होता है।
ओके। v अपॉन आई होता है, और v के जो यूनिट्स v के जो आपका रिलेशन है v का, जब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी का रिलेशन किया था फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर में, तब आपने v का एक फ़ॉर्मूला किया होगा ml/a/n e² टो, तो वो डायरेक्ट फार्मूला आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप ये फार्मूला डायरेक्ट लिख लोगे तो m/n टो और l/a जो है बाहर आ जाएगा। l/a तो हम वैसे ही लिखेंगे, इसको हम क्या ले लेंगे, रेजिस्टिविटी ले लेंगे। इसको हम क्या पुट कर लेंगे, रेजिस्टिविटी पुट कर लेंगे, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या आ जाएगी, m/n टो हो जाएगा। अब रेजिस्टिविटी जो है वो इन्वर्सली पोर्शन है 1/n के। n क्या होता है, नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो n डिपेंड्स करता है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर, और रेजिस्टिविटी भी डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल के ऊपर। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू 1/n हो गया, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के भी। अगर आपका रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, अगर वो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज़ होता है तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी।